हेलो एवरीवन, दिस इज विजेंद्र सिंह राठौर एंड आई वेलकम यू बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 12.2 के बारे में और उसके क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 क्वेश्चन अपन इसके बाद में करेंगे। पहले अपन 10 क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। सो 10 क्वेश्चन में आपको ऐसा बोला गया है कि ना एक अम्ब्रेला है और उस अम्ब्रेला के अंदर बेटा 8 रिब्स हैं टोटल, ठीक है। आई नो कि ये बिल्कुल भी अम्ब्रेला जैसा नहीं लग रहा है, ये यहाँ पे आपको एक सर्कल जैसा लग रहा है, बट क्वेश्चन में ऐसा हमको बोला गया है कि यू हैव टू अज्यूम दैट है ना, जो आपका अम्ब्रेला है ना वो एक सर्कुलर शेप का है। कहने का मतलब है कि जब आप उसको अपने अम्ब्रेला को टॉप से देखोगे ना, तो आपको जब उसको आप बोलते हैं टॉप व्यू, जब अपने अम्ब्रेला को टॉप से देखोगे तो आपको एक सर्कुलर शेप दिखेगा और आपको वहां पे बेटा 8 रिब्स दिखेंगे। 8 रिब्स का मतलब हो गया जो वहां पे उसके तार लगे होते हैं ना, जो लोहे के वायर्स होते हैं, जिससे आपका वो पूरे का पूरा जो कपड़ा होता है अम्ब्रेला का होल्ड करता है, उस तार की यहाँ पे बात की जा रही है, दैट इज रिब्स। तो आपको बोला गया 8 रिब्स हैं फर्स्ट। आप काउंट कर सकते हो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे आपके पास में आपके 8 रिब्स आ गए और इन 8 रिब्स ने क्या कर रखा है ना, इस अम्ब्रेला को 8 सेक्टर के अंदर डिवाइड कर रखा है, ठीक है। हमको अच्छे से पता है कि जो सेंटर पे आपका एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, हमेशा 360 डिग्री का होता है। तो अगर आप यहाँ पे हर एक सेक्टर का एंगल निकालना चाहोगे, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, तो आपके पास में कितना आएगा बेटा, ये 360 डिग्री अपॉन 8, क्योंकि टोटल 8 इक्वल पार्ट्स के अंदर आपके अम्ब्रेला को डिवाइड करा गया है और आपका जो टोटल एंगल होता है सेंटर पे हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। सो एंगल ऑफ ईच सेक्टर कैन बी इक्वल टू 360 अपॉन 8। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो दिस विल गिव यू 45 डिग्री। तो यहाँ जो आपके पास में एंगल है वो कितना निकल के आया है, 45 डिग्री निकल के आया है। दूसरी चीज आपको ऐसा बोला गया दैट इफ यू अज्यूम दैट दिस अम्ब्रेला एज अ सर्कल, द रेडियस इज 45 सेंटीमीटर, इट मींस दैट द लेंथ ऑफ दिस रिब, जो आपको इसकी लेंथ दिख रही है, आपको कितनी बोली गई है यहाँ पे, 45 सेंटीमीटर की बोली गई है। So what you have to do in the question, you have to find the area between two consecutive ribs। मतलब है ना, जो ये दो रिब्स दिख रहे हैं आपको, एक और एक, ये दो, इसके बीच का आपको यहाँ पे एरिया फाइंड करना है। दिस एरिया यू हैव टू फाइंड। Okay, you have to find the area between the two consecutive ribs of this umbrella, which you have to consider as a circular, is in circular shape when you will view this umbrella from the top side, from the top side. Okay, so this is the umbrella from the top, these are the 8 ribs, this is the angle between the two consecutive ribs, and you have to find the area between the two consecutive ribs। ये आपको यहाँ पे करना है। अब बेटा ये सेक्टर शेप का आपको दिख ही रहा है यहाँ पे, इसका एरिया निकालने का बड़ा सिंपल तरीका हमारे पास में, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। अब इसका अगर अपन एरिया निकालना चाहेंगे, देयरफॉर एरिया बिटवीन टू consecutive ribs will be equal to theta upon 360 into pi r square। थीटा के लिए मैंने इधर कितनी निकाली, 45 डिग्री, 45 अपॉन 360। क्वेश्चन में क्या आपको एक्सरसाइज से पहले ही बोला गया है, अगर आपको पाई की वैल्यू 3.14 लेने के लिए नहीं कहा जाता, आपको हमेशा इसकी वैल्यू कितनी लेनी है, 22/7 लेनी है। सो वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 आर स्क्वायर, दैट इज रेडियस इज 45 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपके इसमें कितना आएगा, 45 इंटू 45। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी हार्ड नहीं है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। जो एंगल हम लोगों ने निकाला यहाँ पे सेक्टर का, वो भी बड़ा आसान कंसेप्ट था। फॉर्मूला लगा के एरिया निकालना भी बड़ा आसान सा कंसेप्ट है। तो इस क्वेश्चन में हार्ड क्या है, इस क्वेश्चन में बस बेटा आपसे कैलकुलेशन करवाई जाएगी और इस क्वेश्चन में ज्यादा कोई सेंस है नहीं, यहाँ पे ध्यान रखना, क्योंकि आप ध्यान से देखोगे ना तो इसमें कुछ ज्यादा वैल्यूज यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं हो रही है। प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज बहुत इजीली कैंसिल आउट हो रही थी, बट इस क्वेश्चन में ज्यादा वैल्यूज कैंसिल आउट नहीं हो रही है। तो मतलब इस क्वेश्चन में आपको बस अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग रखनी है और कुछ भी नहीं, ठीक है। सब इसको अपन सॉल्व करते हैं। ये 40 से जाएगा कितने टाइम्स, 8 टाइम्स, और देखते हैं ये 2 से आएगा 4 टाइम्स और ये 2 से आएगा 11 टाइम्स, और कुछ भी यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो वी विल जस्ट मल्टीप्लाई द नंबर्स। दिस 45 into 45 will give you 2025। अगर आपको 45 का स्क्वायर याद है तो कितना होता है, 2025 होता है। यहाँ पे आपके इसमें 11 है, तो 11 into 2025, 7 into 4 आपके पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, 28। और यहाँ पे अपना आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि रेडियस आपको किस में दे रखा है, यहाँ पे सेंटीमीटर में दे रखा है। मैं इसको आगे सॉल्व नहीं कर रहा, आपको बस नॉर्मली क्या करना है, 2025 को 11 से मल्टीप्लाई करना है
और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, सो आई होप आप सब लोग मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो, मल्टीप्लाई करने में ज्यादा दिक्कत आप लोगों को आएगी नहीं। तो जस्ट मल्टीप्लाई दिस 2025 विद 11 एंड कीप द डिनोमिनेटर सेम। इसको आप फ्रैक्शन के फॉर्म में ही रखना, इसको चेंज मत करना। चाहो तो चेंज कर सकते हो, चाहो तो चेंज ना भी करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, so the answer will be of the in the form of a fraction. Okay, so I hope ये आपको समझ में आएगा। आराम से वीडियो को बेटा पॉज करके इस क्वेश्चन को कॉपी करिए, फिर अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। So it's time to do question number 11। मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 11। आपको इसमें बोला गया that a car has two wipers which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 centimeters sweeping through an angle of 115 degree. Find the total area cleaned at each sweep of the blades. बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, जैसा आपका भी क्वेश्चन नंबर 10 था जिसमें आपको बस कैलकुलेशन करने के लिए इंसिस्ट करा गया था, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपको बस कैलकुलेशन अपनी स्ट्रॉन्ग रखनी है और ज्यादा कुछ में करने के लिए है नहीं। क्वेश्चन आपको ये बोला गया है कि आपके पास उनका कोई सी भी कार है जिसके वाइपर्स हैं। सर चलो, जो कार के आगे होते हैं यूं ही चलते रहते हैं, वाइपर्स आप सब लोगों ने देखे होंगे। ठीक है, सो दिस इज द विंडशील्ड, कार के विंडशील्ड है, यहाँ पे आपके वाइपर्स लगे हुए हैं। और अच्छी बात यह है कि दोनों वाइपर्स का एरिया एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करता। ठीक है, तो मान लो अगर आपका वाइपर इस यहाँ तक मूव करता है, तो ये जो इधर एंगल बनता है कितना बनता है 115 डिग्री, एंड दिस इज द एरिया स्वेप्ट बाय दिस वाइपर। इसी तरीके से बेटा आपका यहाँ जो वाइपर है, ये भी कितना डिग्री का एंगल बना रहा है 115 डिग्री का, और दोनों के एरियाज अलग अलग है ना, इनके एरियाज ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। तो इस हिसाब से आपको क्या करना है, टोटल एरिया निकालना है। बहुत आसान से आपको दिख रहा होगा बेटा, आपको यहाँ पे दो सेक्टर्स दिखाई दे रहे होंगे, आपको बस दोनों सेक्टर का एरिया निकालना है। और अच्छी बात यह है कि दोनों ही सेक्टर आपके आइडेंटिकल है। आप किसी भी एक सेक्टर का एरिया निकालो, फिर आंसर को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास में आपका टोटल एरिया ऐसे भी आ जाएगा। ओके, अब आपको यहाँ पे इसका जो रेडियस है वो कितना दे रखा है, दैट इज द लेंथ ऑफ वाइपर, वो दे रखा है आपको 25 सेंटीमीटर। ये भी कितनी है 25 सेंटीमीटर। एंड यू हैव टू फाइंड द टोटल एरिया स्वेप्ट बाय द वाइपर्स इन वन गो, मतलब एक बार में कितना एरिया स्वाइप करते हैं ये दोनों वाइपर्स मिला के। किसी भी एक का एरिया निकालो, उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देना, देन यू विल गेट द टोटल एरिया। तो हम लोग इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। अगर अपन लिखें टोटल एरिया स्वेप्ट बाय टू वाइपर्स। ओके, सो बेटा आपके पास इसको अपन ट्वाइस कर देंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू 2 इनटू थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। हमने 2 से इसलिए मल्टीप्लाई करा क्योंकि दो वाइपर्स हैं और दोनों ही एकदम एक जैसा एरिया स्वाइप कर रहे हैं। तो थीटा की वैल्यू कितनी है 115 डिग्री, 115 अपॉन 360 into 22 upon 7 r square, that is 25 into 25। अब इस क्वेश्चन की अच्छी बात यही है बेटा, इसमें ज्यादा कुछ तो कैंसिल आउट नहीं होगा, बस आपको नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करना आना चाहिए। ठीक है ना, आंसर आप लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में छोड़ सकते हो, डजंट मैटर, बट यूनिट लगाना मत भूलना। इसको अपन थोड़ा सॉल्व करते हैं। 2 से आएगा 1 टाइम्स, ये 2 से आएगा 180 टाइम्स, देन ये 2 से जाएगा आपके पास में 90 टाइम्स, ये 2 से आएगा आपके पास में 11 टाइम्स। ठीक है, अब आपके पास में ये बच रहा है यहाँ पे, ये 5 से आएगा आपके पास में 23 टाइम्स, और ये 5 से आएगा आपके पास में 18 टाइम्स। और कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा, दिस इज 23, दिस इज 25 into 25। मैं इसको एक स्टेप और आगे लिख देता हूँ, 23 into 25 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास में 625 अपॉन 18 into 7 is 126 सेंटीमीटर square। All you have to do is to multiply this 625 by this 23 and you will get your answer in the form of fraction। And keep your answer in the form of fraction, doesn't matter because ये क्वेश्चन सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड है। इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है जो आपको सीखने को नया मिलने वाला है। इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग ने पहले कर रखे हैं, तो वो ज्यादा अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं। ये तो इजी क्वेश्चन में काउंट होता है बेटा, क्योंकि 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए मल्टीप्लिकेशन करना कोई भी बड़ी बात नहीं होती है। ओके, तो आप आराम से वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को भी यहाँ से कॉपी करिए। अब अपन बेटा अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। इसको मैं रब कर देता हूं यहां से। अपन क्वेश्चन नंबर 12 पे स्विच करते हैं। मैं आपके लिए क्वेश्चन रीड करता हूं बुक से। क्वेश्चन में आपको बोला गया है दैट टू वॉन शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स
A lighthouse spreads a red color light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ships are warned and you have to use pi as 3.14. अब बेटा इसमें आपको बोला गया है कि एक लाइट हाउस है जो क्या कर रहा है। लाइट हाउस आप लोगों ने देखे होंगे, जो आपके सी शोर्स होते हैं ना, वहां पे आपके शोर्स के ऊपर एक लाइट हाउस बने होते हैं। अगर आपने एक्वामैन मूवी भी देखी है उसकी अगर आपने एक्वामैन मूवी देखी है, जस्टिस लीग का जो कैरेक्टर रहता है आपका, तो आप उसमें चेक कर सकते हो कि ना वो भी उसके जो फादर होते हैं ना वो भी एक लाइट हाउस के अंदर ही रह रहे होते हैं, उनका घर उसके आसपास होता है, वहां पे एक लाइट हाउस होता है। लाइट हाउस का काम बेसिकली क्या होता है ना, ये क्या करता है कि जो शिप्स होती हैं जो है ना आपके शोर्स पे आ रही होती है, तो हो सकता है कि शोर्स के उधर रॉक्स हैं, वहां पे रॉक्स होने की चांसेस बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है, क्योंकि वो मिड ऑफ द सी नहीं होता, वो आपके किनारों के आसपास वाली चीज जगह होती है। तो वहां पे ना शिप्स का कोलिजन हो सकता है रॉक्स के साथ में, तो वो जो आपका लाइट हाउस होता है ना वो उन शिप्स को वार्न करता है बाय थ्रोइंग सम लाइट ऑन द रॉक्स कि यहाँ पे रॉक्स है तो आपको यहाँ पे नहीं आना चाहिए, आप अपना रास्ता थोड़ा सा चेंज करो ताकि आपका जो शिप है ना वहां पे डूब ना जाए। ठीक है ना, टाइटैनिक वाली स्टोरी रिपीट नहीं करनी हम लोगों को वहां पे। इस वजह से ना हम लोग लाइट हाउस का यूज करते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है कि जो लाइट हाउस है वो क्या कर रहा है ना, एक पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर अपनी लाइट को स्प्रेड कर रहा है। क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि एक पर्टिकुलर सेक्टर पे वो अपनी लाइट को स्प्रेड कर रहा है। तो जैसे आप मान लो आपके पास में कोई भी लाइट हाउस है यहाँ पे, ठीक है, ये तो आपका यहाँ पे लाइट हाउस, यहाँ से आपकी कहीं से लाइट निकल रही है और यहाँ पे आपके पास में पानी पानी है, ठीक है। अब बेसिकली ये क्या करता है ना, यहाँ तो देखो आपके पास में वो एक 3D, आपको थोड़ा 3D इसमें विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा कि पानी के ऊपर आपका ऐसे एरिया स्वाइप हो रहा है, ठीक है ना, जैसे आपके पास में पानी है, तो अगर मैं उस चीज को दिखाना चाहूँ आपको तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। मतलब ये पूरा पानी पानी वाला एरिया है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है ना, ये हर जगह आपको इधर वाटर ही वाटर है, और उसके अंदर जो आपकी लाइट है ना कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्प्रेड हो रही है, क्योंकि जो आपकी लाइट जाएगी वो यहीं से कहीं से जाएगी, ठीक है। तो ये जो है ना इधर आपके यहाँ पे सेक्टर बना पा रही है, तो हमको ये बता रहा, आपसे पूछा गया कि कितना लाइट जो है ना यहाँ पे एरिया कवर कर पा रही है, तो जो जो एंगल बोला गया आपको कितना बोला गया, 80 डिग्री, द एंगल इज 80 डिग्री, एंड जिस डिस्टेंस तक आपकी लाइट जा पा रही है वो आपको बोला गया है 16.5 किलोमीटर। सो इस केस के अंदर आपका रेडियस होगा कितना हो जाएगा 16.5 किलोमीटर, और जो इसमें एंगल होगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 80 डिग्री। सो यू जस्ट हैव टू फाइंड द एरिया of the sea in which the ships are warned by the lighthouse। पाई के लिए आपको साफ साफ बोली गई है कितनी लेनी है, 3.14। अगेन ये क्वेश्चन भी आपका ऑलमोस्ट ऐसा ही लग रहा है कि कैलकुलेशन बेस्ड होगा, बट चेक करते हैं इसको सॉल्व करने के बाद। अगर आप यहाँ पे एरिया निकालना चाहते हो तो यू विल जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ अ सेक्टर, दैट इज थीटा अपॉन 360 into pi r square। The theta is 80 degree upon 360, value of pi is 3.14 into r square, the radius is 16.5, 16.5 into 16.5, आपका जो आंसर आएगा ना बेटा यहाँ पे वो किलोमीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि यहाँ पे रेडियस आपको किलोमीटर के अंदर दे रखी है, ध्यान रखना। अभी बहुत सिंपली सॉल्व हो सकता है वैसे, यहाँ पे आपका 0 से 0 कट गया, ये आपका 4 से आएगा 2 टाइम्स, ये 4 से आएगा आपके पास में 9 टाइम्स, और तो यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट वैसे हो नहीं रहा है सच, तो यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स। 2 into 3.14 आपके पास में जाएगा 6.28 into 16.5 into 16.5 होल अपॉन 9 किलोमीटर स्क्वायर। आपका जो यहाँ पे आंसर निकल के आएगा बेटा वो आपका किलोमीटर स्क्वायर के अंदर निकल के आएगा, एंड दिस इज हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। Don't worry, just multiply these numbers and keep your answer in the form of fraction। कोई जरूरी नहीं है उसको पूरा डेसिमल के अंदर निकालने का, मतलब 9 से डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने आंसर को डेसिमल में छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ यू विल गेट टुवर्ड्स योर आंसर, एंड आप आराम से इस कंसेप्ट को समझिएगा कि ना यहाँ पे मतलब क्या होता है लाइट स्प्रेड करने का, और रेडियस क्या है, थीटा क्या है, पाई के लिए तो आपको दे रखी है, और इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन यहाँ पे इजीली कर पाओगे, ठीक है ना। तो आप आराम से इसको कैलकुलेट करिएगा और अपना आंसर निकालिएगा, मल्टीप्लिकेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है अब आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको कोई डाउट है किसी क्वेश्चन के अंदर तो यू कैन इजीली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। तब तक टाटा बाय बाय।